मैंने आपसे बोला था रेलवे में अभी तक जितने भी प्रश्न आए हैं, ठीक है, आप देखेंगे बहुत अच्छे इसमें प्रश्न है, उससे ज्यादा प्रश्न इसमें हमें मिलेंगे। तो इसमें काफी ज्यादा चैप्टर्स हैं, 13 से 14 चैप्टर्स सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है ये। तो जितना हो सकता है मैं एक पार्ट में बना दूं, या हो सकता है मैं इसको 2 पार्ट में कवर करूंगा। तो क्वेश्चन आपको मैं सारे इसमें करा दूंगा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कंप्यूटर परिचय यानी इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो नर्व सेंटर कहा जाता है, ये हमने एसएससी वाले में भी देखा था, एएलयू को, यानी सॉरी माफ कीजिए सीयू को। कंट्रोल यूनिट को आपका नर्व सेंटर बोला जाता है, ऑप्शन सी। और ये लगभग कंप्यूटर, देखिए नाम में ही है कंट्रोल यूनिट, तो ये लगभग कंप्यूटर के सारे कामों को नियंत्रित करता है, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस को, प्रोसेसर्स वगैरह को, और इनके बीच में तालमेल भी बैठाता है। और कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोला जाता है? सीपीयू को। अंक गणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक या प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है एएलयू, यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसके फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है। सीपीयू के मैंने 3 इंपॉर्टेंट भाग आपको बता ही दिए थे, एएलयू था, प्लस कंट्रोल यूनिट था, प्लस आपका क्या था? रजिस्टर। ठीक है, 3 भाग ये काफी इंपॉर्टेंट है सीपीयू के। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम की फुल फॉर्म क्या थी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और माइक्रो प्रोसेसर वगैरह तो आपको पता ही है, इंटेल वगैरह इसको डेवलप करता है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि माइक्रो प्रोसेसर वगैरह को जो डेवलप करने वाली संस्था है इंटेल, इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय आपका कैलिफोर्निया, यूएसए में अवस्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरीफेरल नहीं माना जाता? तो देखिए पेरीफेरल डिवाइसेस होती हैं, मेन डिवाइसेस होती हैं, तो कौन सा इसमें से पेरीफेरल डिवाइस नहीं माना जा सकता? तो हार्ड ड्राइव जो होती है, इसको पेरीफेरल डिवाइस नहीं माना जा सकता। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो देखिए हार्डवेयर की सबसे नॉर्मल डेफिनेशन जो है, कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे, कीबोर्ड को आप टच कर सकते हैं, माउस को कर सकते हैं, प्रिंटर को कर सकते हैं, लेकिन जो कंपाइलर होता है, ठीक है, इसको आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो कंपाइलर बेसिकली क्या है? आपका एक सॉफ्टवेयर है। आगे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ने हो तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न है, मैं पढ़ने जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? तो कौन होता है ये? माइक्रो प्रोसेसर। मैंने आपको बताया इंटेल इसको डेवलप करती है। i3 i5 आपने सुने होंगे प्रोसेसर के टाइप्स। तो 3rd जनरेशन, 5th जनरेशन इसलिए यूज होता है, और ये इंटेल इसको डेवलप करती है, जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन, इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो ये माइक्रो कंप्यूटर्स के विभिन्न प्रकार हैं। ये हमने एसएससी वाले में भी देखा था। देखिए रिपीटेड प्रश्न बहुत होते हैं, इसलिए मैंने ये दोनों बुक आपको कवर करा रहा हूं, जिससे आपके प्रश्न इससे बाहर ना जाए। माइक्रो प्रोसेसर की गति को इसके रूप में जाना जाता है, तो किसके रूप में? आपका इसे क्लॉक स्पीड बोला जाता है, क्लॉक स्पीड, ऑप्शन ए। माइक्रो प्रोसेसर जिस गति से निर्देशों को निष्पादित करता है उसे घड़ी की गति या क्लॉक स्पीड कहा जाता है। क्लॉक स्पीड मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। तो एक हमारे लिए नया प्रश्न है। एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आईसी चिप्स होती हैं, तो आपका चिप्स यहां पर सही होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी जनरेशन में यूज होने शुरू हैं? 3rd जनरेशन में। कंप्यूटर की जो तृतीय पीढ़ी थी उसमें ये यूज होने शुरू हुए हैं। यहाँ पर आप नीचे पढ़ भी सकते हैं, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसीस का प्रयोग किया जाता था, और ये किससे बने होते हैं? सेमीकंडक्टर यानी, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सिलिकॉन से बने होते हैं। निम्न में कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक कौन सा है? आपका मेमोरी, ऑप्शन ए। कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक कौन कौन से होते हैं? तो सीपीयू के 3 घटक आपके कंट्रोल यूनिट हो गया, एएलयू हो गया, और आपका मेमोरी हो गया। तो ये 3 घटक आपके सीपीयू के माने जाते हैं। मेमोरी और स्टोरेज यूनिट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, स्टोरेज यूनिट। निम्न में कौन से 2 भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है? तो आपका कंट्रोल यूनिट और एएलयू। सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग, ऑप्शन बी। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है, गलत। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों होते हैं।
कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, नहीं। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है, गलत। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित कर सकता है, यानी प्रोसेस कर सकता है। तो ऑप्शन डी आपका सबसे अच्छा आंसर होगा। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? किसको? सीपीयू को। रोम की फुल फॉर्म क्या थी? रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, और ये मॉनिटर। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, याद रखिएगा, ये भी बहुत पूछता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? सीपीयू। इनमें से कौन सा कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? डेटा स्टोरेज करता है, स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, इंटेलिजेंट कोशेंट आईक्यू। आईक्यू देखिए कंप्यूटर में नहीं होता। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? सीपीयू है, एएलयू है और मेमोरी है। कागज कंप्यूटर का कोई घटक नहीं है। निम्न में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? सीपीयू है, रोम है, रैम है। तो देखिए यूएसबी जो होती है ये आपका नहीं होता। यूएसबी क्या होती है? आपकी यूनिवर्सल सीरियल बस। इसको भी याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछी जाती रहती है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसबी का कार्य कंप्यूटर के उपकरणों के मध्य संचार स्थापित करना है, यानी कंप्यूटर के जो विभिन्न पार्ट्स हैं उसके बीच में एक कम्युनिकेशन डेवलप करना है। फिर ये बता रहा हूं, यूएसबी का क्या होगा? यूनिवर्सल सर्विस बस। सीपीयू की गति को किस में मापा जा सकता है? तो सीपीयू की गति को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व एक टेट्रावालेंट उपधातु का उपयोग किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कौन सा? सिलिकॉन, जो कि एक सेमीकंडक्टर है या अर्धचालक है, इसका उपयोग इसमें किया जाता है। एक सीरियल पोर्ट कर सकता है, तो सीरियल पोर्ट क्या कर सकता है? केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित कर सकता है, ठीक है, केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित, तो से और को, यानी टू एंड फ्रो इसमें इंफॉर्मेशन चेंज होता है, दोनों ही इसमें ठीक होंगे, ए और बी। कंप्यूटर के बिना काम नहीं कर सकते, किसके बिना? तो सीपीयू के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। इंटरनेट के बिना देखिए चलता है, स्कैनर के बिना भी चलता है, माउस के बिना भी कंप्यूटर अगर आपके पास है तो चल सकता है, ऐसा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग का कार्य करता है? तो सीपीयू आपका कंप्यूटिंग का कार्य करता है। सीपीयू में हम बात कर चुके हैं क्या क्या होते हैं। एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, इसके अलावा स्टोरेज यूनिट या मेमोरी यूनिट होता है। बीआईओएस की फुल फॉर्म में आपको बता चुका था क्या थी? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू में होता है क्या क्या होता है? आगत, निर्गत एवं प्रोसेसिंग, नियंत्रक यूनिट, प्राथमिक स्टोरेज और गौण स्टोरेज। नियंत्रण यूनिट होती है, एएलयू होता है, और प्राथमिक या प्राइमरी स्टोरेज। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी। हमने बात कर ली थी, एएलयू होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, और आपकी मेमोरी स्टोरेज या प्राइमरी स्टोरेज इसमें होता है। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल किसमें? आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, तो इसको कंप्यूटर साक्षर माना जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। देखिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है ये भी, लेकिन पूछ सकता है, ज्यादा लोग इसको पढ़ते नहीं है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या थी? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में सुरक्षा प्रमाण पत्र या पैडलॉक का रंग किस तरीके का होता है? तो सुरक्षित वेबसाइट, मैंने आपसे क्या कहा था? HTTPS। HTTP में एस अगर लगा हो आपका तो सिक्योर या सुरक्षित वेबसाइट होती है। ये ग्रीन कलर से आपका लिखा रहता है, हरे कलर से, ठीक है। आप जब कभी साइट चेक करके देखिएगा आपको दिख जाएगा। ये प्रश्न भी देखिए 2 से 3 बार पूछा गया है। MIPS कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या होता है? इसका होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ऑप्शन बी हमारा यहां पर ठीक होगा, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति या प्रोसेसिंग स्पीड को नापा जा सकता है किसमें? आपका MIPS में, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में भी, और इसके अलावा हमने क्या बात करी थी? क्लॉक स्पीड, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिया है। तो दोनों से ही आप इसको नाप सकते हैं। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है आपका? माइक्रोचिप्स, ठीक है। इसको माइक्रोचिप्स बोला जाता है क्योंकि बहुत छोटे लेवल पर आ गई है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कंप्यूटर का साइज भी अब छोटा होता जा रहा है। टेक्नोलॉजीज एडवांस होती जा रही हैं, जिसकी वजह से साइज चिप का छोटा होता जा रहा है, और कम चिप में और ज्यादा स्टोरेज आप कर सक रहे हैं। ये भी एक टेक्नोलॉजी का ही वरदान है। सीपीयू से संबंध उपकरणों को
जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है क्या कहलाते हैं, इसको बोलते हैं पेरिफेरल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए पेरिफेरल्स। इसमें देखिए पेरिफेरल डिवाइसेस बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। देखिए मैं नीचे बता देता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सीपीयू से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है पेरिफेरल्स कहलाते हैं। पेरिफेरल्स एक सहायक उपकरण है जो कंप्यूटर को जानकारी देने और कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसमें 3 अलग अलग प्रकार के बाह्य उपकरण या एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं। पहला इनपुट डिवाइस, जो कंप्यूटर से उपयोगकर्ता जैसे माउस, कीबोर्ड इत्यादि को जोड़ते हैं। दूसरा आउटपुट डिवाइसेस, जो डेटा के साथ इंटरैक्ट करते हैं या भेजते हैं, जो कंप्यूटर से उपयोगकर्ता को आउटपुट प्रदान करते हैं जैसे मॉनिटर, प्रिंटर आदि। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जो दोनों फंक्शंस को करते हैं। अब बात करते हैं टच स्क्रीन। एक ऐसा उदाहरण है जो विभिन्न उपकरणों को एक हार्डवेयर घटक से जोड़ता है, जिसे इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। देखिए क्या इसने अलग से भी पूछ लिया कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं। देखिए ऐसे आंतरिक और बाह्य डिवाइस हैं जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं, लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में, जो प्राइमरी फंक्शंस हैं उसमें भाग नहीं लेते। जो सेकेंडरी फंक्शंस हैं, आपके द्वितीयक कार्य हैं, उसमें ये भाग लेते हैं या आपकी सहायक भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो कौन, देखिए मदरबोर्ड जो है ये आपका प्राइमरी डिवाइस है, ना कि पेरिफेरल डिवाइस। और ये क्या होता है? आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है एक। ठीक है, मदरबोर्ड अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में लगा हुआ प्रिंटेड परिपथ बोर्ड या पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं। 35वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? हार्ड डिस्क, बेमिन बड्डी, मदरबोर्ड या सीपीयू। तो इसमें जो हार्ड डिस्क है, ये आपका हार्ड डिस्क, सीपीयू तथा मदरबोर्ड कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित है। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर के प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है। तो इसमें जो बेसिकली आपका, माफ कीजिए ए नहीं होगा, इसमें ए नहीं होगा। देखिए बी, जो बेसिन होगा, बेमिन नहीं है, बेसिन बडी होगा। ये बेसिकली आपका सैनिटरी वगैरह में यूज होता है, तो ये कंप्यूटर का भाग नहीं है। ठीक है, बाकी 3 आपके कंप्यूटर से संबंधित है, लेकिन बेमिन बडी आपका इससे संबंधित या कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित नहीं है। तो बी इसमें सही उत्तर होगा, नीचे ए नहीं बी होगा। आप एक्सप्लेनेशन में पढ़ सकते हैं। बेसिन बडी कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग से संबंधित नहीं है, अतः दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। बी आपका इसमें आंसर ठीक होगा। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में काम करता है? जो हार्डवेयर होते हैं आपके, ये यूजर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरफेस के रूप में काम करते हैं। ऑप्शन ए। कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए बैकअप की आवश्यकता है, अदरवाइज आपका कुछ कंप्यूटर में माल फंक्शन वगैरह होता है तो सारे आपका जो डेटा है वो जाने की खतरा रहता है, इसलिए बैकअप की आवश्यकता रेगुलरली हमें रहती है। आगे देखते हैं, आंकड़ा संगणक की गति को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? तो हमने पढ़ लिया था किस में नापा जाता है, आपका बिट्स पर सेकंड, बिट्स पर सेकंड। एक माइक्रो प्रोसेसर में जब सीपीयू में व्यवधान उत्पन्न होता है तब माइक्रो प्रोसेसर विनिर्देशों का निष्पादन रोक देता है, रुकावट को स्वीकार करते हुए सब रूटीन की शाखाएं बना देता है, रुकावट या इंटरप्ट को स्वीकार करते हुए विनिर्देशों का निष्पादन जारी नहीं रखता है, रुकावट या इंटरप्ट को स्वीकार करते विनिर्देशों का निष्पादन जारी रखता है। तो देखिए ये इसका निष्पादन जारी रखता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होना चाहिए, वही है। इनमें से कौन कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है? तो कौन कंप्यूटर का रजिस्टर नहीं है? तो जो बफर है ये आपका कंप्यूटर का रजिस्टर नहीं होता। संचयक, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, ये आपके रजिस्टर कंप्यूटर के होते हैं। बफर क्या है आपका? बफर एक बेसिकली जो फिजिकल मेमोरी होती है आपकी, फिजिकल मेमोरी, उसका एक पार्ट होता है, उसका एक भाग होता है। इसमें डेटा क्या है आपका, टेम्परेरी तौर पर या अस्थायी रूप से संचयित रहता है। एक पर्सनल कंप्यूटर को पुनः आरंभ या कोल्ड बूट करने में उपयोगी डिस्क कौन सा है? तो अगर कोल्ड बूटिंग आप कर रहे हैं तो कौन सा उपयोगी डिस्क है? सिस्टम डिस्क, ऑप्शन बी। आगे, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है कौन से कंप्यूटर में? तो 64 बिट्स का जो कंप्यूटर होगा उसमें प्रोसेसिंग समय आपका न्यूनतम होगा 64 बिट्स। ठीक है, एएलयू, सीपीयू, इनपुट आउटपुट नामक उपकरण के शब्दों का संबंध है किससे? कंप्यूटरों से। ऑप्शन ए। आगे देखते हैं,
कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत गीगो का अनुकरण करता है, जिसका अर्थ क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, यानी कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर, यानी अगर आप खराब इंफॉर्मेशन देंगे कंप्यूटर में तो आपको खराब ही आउटपुट मिलेगा। 44 का होगा ए। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप साधारणतः किसकी बनी होती है, अर्धचालकों की। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सिलिकॉन। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में स्टार्ट हुआ था ये, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में इनको स्टार्ट किया गया था, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। एक कंप्यूटिंग युक्ति MHz विनिर्देशनों में सम्मिलित किया गया है, क्या है, तो ये बेसिकली मेगा हर्ट्ज होती है। तो इसमें क्या आपका इंक्लूड किया जाता है, कालंद गति। ठीक है, कालंद गति। पीसीबी का पूरा नाम क्या है, जो मदरबोर्ड वगैरह में लगा होता है, क्या, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है, तो फ्लैश ड्राइव जो है ये आपके कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है। आपने देखा भी होगा यूएसबी फ्लैश ड्राइव लिख के आता है, जब आप यूएसबी लगाते हैं तो वो इसका आंतरिक हिस्सा नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, मदरबोर्ड है, सीपीयू है, फ्लॉपी डिस्क है। सॉफ्टवेयर कोई हार्डवेयर नहीं होता, कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं वो आपका हार्डवेयर कहलाते हैं। अब आप करते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का विकास। इससे भी बहुत प्रश्न आपके बने हैं। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, तो पहला सुपर कंप्यूटर आपका परम 8000। इसने डेवलप किया था सीडैक ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग ने 1991 में इसको विकसित किया था। ठीक है, नीचे आप पूरा पढ़ सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है, तो मॉडर्न कंप्यूटर्स का जनक माना जाता है एलन ट्यूरिंग को। ठीक है, कंप्यूटर के जनक की बात करें तो चार्ल्स बेबेज, लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर के जनक को माना जाता है एलन ट्यूरिंग को। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है, तो ये माना जाता है आपका भटकर साहब को, विजय भाटकर जी को। अगर आप नीचे पढ़ेंगे, इनके नेतृत्व में देश के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 और परम 10000 बनाए गए थे। ये 1987 में सीडैक की सुपर कंप्यूटर परियोजना का नेतृत्व कर चुके हैं। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे, मैंने आपको क्या बताया था, वीटी वैक्यूम ट्यूब्स कौन से जनरेशन में लगे थे, सबसे पहली पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी में क्या लगे थे, ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट। पहली पीढ़ी की शुरुआत 1940 से 56 के मध्य। देखिए सन बहुत ज्यादा फोकस मत कीजिए, अलग अलग है, मेन फोकस आप ये रखिए किस पीढ़ी में क्या यूज हुआ। हर बुक में आपको अलग सन दिखेंगे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। ये कंप्यूटर पंच कार्ड पर आधारित होते थे। दूसरी पीढ़ी की शुरुआत 1956 से 63 तक मानी जाती है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग हुआ था। तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1964 से 1971 में हुई। यह एकीकृत परिपथ पर आधारित थी, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट पर। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है, तो परम 8000 तो पहला था, परम मित्र, परम ब्रह्म या परम 8600। तो इसमें से कौन सी परम सीरीज नहीं है हमारे सुपर कंप्यूटर की, तो परम मित्र आपका कोई भी सुपर कंप्यूटर नहीं है, परम मित्र। ठीक है, पांचवे का ए होगा। अगला देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, तो कौन सा कंप्यूटर होता है आपका, एनालॉग कंप्यूटर। इसको किसी भी भंडारण तंत्र या स्टोरेज सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर एडा लवलेस जी को माना जाता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए यूपी ट्रिपल एससी में अभी तक नहीं आया, इस तरीके के प्रश्न भी बन सकते हैं। तो एडा लवलेस को दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। वे आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स बेबेज की शिष्या थी। उन्होंने अपने कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम एडा रखा था। निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो क्रे-1। क्रे-1 दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है और ये एक अमेरिका में रिसर्च कंपनी थी, उसके द्वारा ये विकसित किया गया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000। ठीक है, परम 8000, और किसके द्वारा विकसित है, सीडैक के द्वारा। भारत के सुपर कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है, विजय भाटकर जी को, जिन्होंने 1987 से लेकर कई सारे सुपर कंप्यूटर को डेवलप करने में हेल्प की है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 ईस्वी में विकसित क्रे-1 था। देखिए अब आपसे इसे घुमाकर भी पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन से सन में विकसित किया गया था। ठीक है, तो दुनिया का 1976 में, भारत का 1991 में सीडैक के द्वारा परम 8000। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है,
चार्ल्स बेबेज को। अब देखिए इसमें सिर्फ कंप्यूटर का जनक पूछा, अगर मॉडर्न कंप्यूटर का जनक पूछेंगे तो आपका आंसर होगा एलन ट्यूरिंग। कंप्यूटर लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, अर्थात इसे कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार 1882 में किया। उसी वर्ष उन्होंने जिस कंप्यूटर का आविष्कार किया उसका नाम डिफरेंशियल इंजन रखा। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन को क्या कहा जाता था, तो बहुत पहले सबसे पहले स्टार्टिंग हुआ था आपका काउंटिंग के लिए अबेकस। ठीक है, बच्चों के साथ अभी भी यूज किया जाता है, आपने देखा होगा एक वायर होता है, ऐसा पूरा फ्रेम रहता है, इस तरीके से यहाँ पर वायर होते हैं, गोलियां डली रहती हैं इसमें, तो काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो बहुत पुराना ये है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स किस पर आधारित थे, मैंने आपको बता दिया, ट्रांजिस्टर्स पर। पहली पीढ़ी के वैक्यूम ट्यूब्स पर, सेकंड के आपकी थर्ड के सिलिकॉन चिप्स पर। 2007 में टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम लिखिए। तो सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था, एका। ठीक है, एका ये शब्द संस्कृत से लिया गया है फर्स्ट, तो वहीं से निकला है, आप देख लीजिए, स्टेटमेंट आप नीचे पढ़ सकते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, तो कौन कौन से हैं देखिए, परम, क्रे 3, हिटैक S3, क्रे 1 तो देखिए दुनिया का पहला था, एका एशिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। भारत के सबसे युवा एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉप्स, देखिए पेटाफ्लॉप्स क्या होता है, जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड होती है वो पेटाफ्लॉप्स में ही नापी जाती है। ठीक है, पेटाफ्लॉप्स में। सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो बेसिकली वेदर फोरकास्टिंग में या मौसम के पूर्वानुमान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है, एका एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, परम सीरीज सीडैक निकालता है, क्रे 3 ये भी सुपर कंप्यूटर, पीडीए ये कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है, आपका ऑप्शन बी। ठीक है, पीडीए कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है। पीडीए क्या है, पीडीए एक बिना कीबोर्ड का मोबाइल डिवाइस है, तो हमें यह भी याद रखना है, ऑप्शन में दिया है तो इंपॉर्टेंट है, जिसका मुख्य कार्य व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर पीआई पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर के रूप में कार्य करना होता है। ठीक है, पीडीए भी पढ़ लीजिए, बिना कीबोर्ड की एक मोबाइल डिवाइस है। परम सिद्धि का तात्पर्य क्या है, परम सिद्धि का तात्पर्य है आपका एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर यानी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सुपर कंप्यूटर। इसमें काफी अच्छे देखिए प्रश्न है। मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे बनाया जाता है या बनाया गया है। मैक आप सभी को पता है, मैक कौन बनाता है, मैकबुक। मैकबुक आपने सुना भी होगा, एप्पल इसको बनाता है, ऑप्शन ए। सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था, तो मैंने आपको बताया, देखिए पूछ लिया इसने। दुनिया की अगर बात करें 1976, क्रे 1 दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, क्रे 1 1976 में। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 सीडैक द्वारा विकसित किया गया 1991 में। निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है, सीएक। अब देखिए सीएक क्या है आपका, SEAC ऐसे लिखा जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या हुई, स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है, स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखिए फुल फॉर्म याद करके चलिएगा, आती जरूर है, तो सीएक भी आपसे पूछ सकता है। आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10000 के डेवलपर का क्या नाम है, तो परम 10000 किसने बनाया है, परम सीरीज सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। और ये देखिए थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक प्रधान अनुसंधान एवं विकास संस्था है, जो सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संबंध क्षेत्रों के अनुसंधान में कार्य करती है। स्थापना जरूर याद रखनी है, 1988 में पुणे में की गई है। माइक्रोचिप्स बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, हमने बात कर ली सिलिकॉन की, जो एक सेमीकंडक्टर है या अर्धचालक है। माइक्रोचिप्स बनाने में फिर वही आ गया, देखिए सिलिकॉन। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है, हमने बात करी थी ऊपर, एनालिटिकल इंजन के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें क्या उपयोग किया गया था, देखिए ये भी पूछता है, इसमें पंच कार्ड्स का उपयोग किया गया था, इसमें होगा भी नीचे, इसके डिजाइन में ALU बुनियादी प्रोग्रामिंग, इसमें पंच कार्डों का उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था। देखिए मैंने कहा था ना आपसे फुल फॉर्म पूछता रहता है, फुल फॉर्म बहुत आती है। SEAC हमने ऊपर देखा था, अब यहाँ पर देखिए ENIAC। पहली बात बता दूं, माचुली और
एकर्ट ने, ईपी एकर्ट ने इसको डेवलप किया था। इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन ए आपका ठीक होगा। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम है? तो क्या है? एनिएक। एनिएक, ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल ठीक होगा। मैंने कहा था देखिए, माचुली और एकर्ट ने इसको बनाया। एकर्ट एंड माचुली आप याद रखिए, पूरा नाम कोई जरूरत नहीं है। कब बनाया था ये हमें पढ़ लेना है, क्योंकि देखिए पूछ सकता है। 1945 में इसको बनाया गया था। जे डब्ल्यू मॉचुली और जे प्रेस्पर एकर्ट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का क्या नाम था? तो एनिएक, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डिजाइन एवं निर्मित किया था? देखिए एनिएक से बहुत प्रश्न बनते हैं, मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूं। अभी तक ईयर नहीं पूछा है, 1946 याद रखिएगा। ईयर तो अभी तक नहीं पूछा है। कौन सी यूनिवर्सिटी के थे? पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी याद रखिएगा, पेंसिल्वेनिया। एकर्ट और मॉचुली, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और चार्ल्स बेबेज के नाम क्या था? एनालिटिकल इंजन। उनके कंप्यूटर का नाम था एनालिटिकल इंजन। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? देखिए बड़ा अच्छा अलग डिफरेंट प्रश्न है, अभी तक हमने नहीं पढ़ा इस तरीके का। तो किस कंप्यूटर को बिग आयरन के नाम से जाना जाता है? तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है? तो अभी तक कितनी आई है आपकी? 5 जनरेशन मानी जाती है 2015 तक। देख लेते हैं, देखिए कौन कौन सी। वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है। पहली पीढ़ी 1940 से 56, कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स। दूसरी पीढ़ी 56 से 63, ट्रांजिस्टर्स इसमें यूज हुए थे। तीसरी पीढ़ी 64 से 71, इसमें सिलिकॉन चिप्स या इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज हुआ था। चतुर्थ पीढ़ी 71 से 89, बड़े पैमाने पर आपका VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसको बोला जाता है, या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, VLSI प्रयुक्त हुए। पांचवी पीढ़ी जो 1989 से अभी तक हमारी चल रही है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी अल्ट्रा VLSI पर यह चल रहा है। तो हमारी अभी तक 5 पीढ़ियों का विकास हुआ है। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? तो सबसे पहला एप्पल कंप्यूटर आपका एप्पल 1 कहां पर लॉन्च हुआ? 1976 में यूएस में। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक या मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? बहुत अच्छा देखिए प्रश्न है, क्योंकि आपके कंप्यूटिंग लैंग्वेजेस से भी बहुत प्रश्न बनते हैं। तो 1940 से 1956 की जो पहली पीढ़ी थी उसमें मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था, और इसमें क्या यूज किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब्स। ऑप्शन ए आपका हमारा यहाँ पर ठीक होगा। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? कौन सी थी? हमने ऊपर 2 से 3 बार देख लिया। परम 8000 1991 में विकसित हुआ। और भारत में सुपर कंप्यूटिंग के जनक किसको बोला जाता है? विजय भाटकर सर को, जो 1987 से CDEC में क्या कर रहे थे? इस प्रोजेक्ट की लीड कर रहे थे। CDEC की स्थापना वैसे 1988 में की गई है, लेकिन सुपर कंप्यूटिंग में विजय भाटकर सर उससे पहले से ही काफी काम कर रहे थे। तो परम सीरीज जो है वो CDEC के द्वारा चलाई गई है। 1988 में स्थापित की गया था CDEC को, कहां पर? पुणे में। तो आपसे हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो फिर आ गया देखिए परम 8000। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में से इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए वेदर फोरकास्टिंग वगैरह में, जैसे आपके अर्ली वार्निंग सिस्टम इनको बोला जाता है EWS, अर्ली वार्निंग सिस्टम। यानी आपके पास लोगों को इवैक्यूएट करने का, मान लीजिए कोई चक्रवात आ रहा है कहीं बॉर्डर स्टेट पर, जैसे उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में, तो आपको ये पहले से बता देगा कि यहाँ पर समुद्र में या बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दाब का केंद्र आपका बन गया है, तो वहां पर चक्रवात के चांसेस हैं। ये काम आपके सुपर कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इसकी स्पीड होती है। मैंने बताया था किसमें नापते हैं? पेटा फ्लॉप्स। देखिए याद रखिएगा, ये पूछा गया है, इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूं, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को पेटा फ्लॉप्स में नापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटा फ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है? देखिए, जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी में अनावृत किया गया। मीटियोरोलॉजी मतलब मौसम विज्ञान। तो देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें जो आंसर है उस समय देखिए करंट में बहुत था, प्रत्यूष। ठीक है, प्रत्यूष आपका उस समय काफी था। 6.8 पेटाफ्लॉप्स की इसकी स्पीड है। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट ने। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर ठीक होगा। चार्ल्स बेबेज को मॉडर्न कंप्यूटर का जनक माना जाता है।
कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब था? 2 दिसंबर। समेकित परिपथ या इंटीग्रेटेड सर्किट इनमें से किस पीढ़ी के से संबंधित है? तीसरी पीढ़ी से। देखिए बार बार बताता हूं ताकि आपकी गलती ना हो। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर्स और तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट्स। चौथी पीढ़ी में आपके माइक्रो प्रोसेसर्स आए और अब आपका कौन सा चल रहा है? VLSI। पांचवी पीढ़ी में हमारे VLSI चल रहे हैं और बल्कि कह सकते हैं अल्ट्रा VLSI। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई? काफी नया प्रश्न है। तो किसने बनाया था? नेथियनल बल्डबिन। ठीक है, नेथियनल बल्डबिन के द्वारा ये बनाई गई थी 1910 में। और जॉन कॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आप नीचे पढ़ेंगे। 1958 में जॉन सी कॉस ने पहली बार स्टीरियो हेडफोन का निर्माण किया था। तो अगर आपसे पूछे स्टीरियो हेडफोन का निर्माण किसने किया है, अगली बार आपसे पूछ सकता है, जॉन सी कॉस ने। कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 तक का सही अनुक्रम चुने। किस किस में क्या यूज था? पहली में वैक्यूम ट्यूब्स, फिर ट्रांजिस्टर, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट। VLSI गलत हो गया, VLSI तो बाद में आए हैं। अगर बात करें एक मिनट, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ULSI माइक्रो प्रोसेसर, VLSI माइक्रो प्रोसेसर नहीं, हाँ ये वाला ठीक है। पहले में पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स, दूसरी में ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर VLSI, फिर माइक्रो प्रोसेसर, अब हाँ ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। ये ठीक है, पहला वाला आपका ठीक होगा, पहला ठीक है। एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो किसको याद करते हैं? चार्ल्स बेबेज सर को। स्टीव जॉब्स किससे संबंधित है? एप्पल। मैकिन्टॉश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैकिन्टॉश एक व्यक्तिगत कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर का नाम है। इसको किसने डिजाइन किया था? इसको एप्पल के द्वारा डिजाइन किया गया था। एप्पल का पहला कंप्यूटर कौन सा था? एप्पल फर्स्ट। मैकिन्टॉश मत लगाइएगा, मैकिन्टॉश भी ऊपर ऑप्शन में उसने दिया था, डेवलप एप्पल नहीं किया है, लेकिन एप्पल का पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? एप्पल फर्स्ट। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ये आपका पर्सनल कंप्यूटर नहीं होता। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग आपके जो बड़े पैमाने पर प्रोसेसिंग और डेटा स्टोरेज में किया जाता है। ठीक है, बड़े पैमाने पर प्रोसेसिंग, ये देखिए प्रसंस्करण और डेटा भंडारण दोनों में किया जाता है। इस तरह के कंप्यूटर को एक साथ कई लोग उपयोग में ले सकते हैं। दिए गए अन्य विकल्प डेस्कटॉप कंप्यूटर, पॉम टॉप कंप्यूटर, लैपटॉप आदि पर्सनल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। डाटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का क्या नाम था जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था? तो क्या था? आकाश। ऑप्शन सी, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ किससे है? तो डिजिटल संदर्भ का क्या है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को आपका डिजिटलाइजेशन कंप्यूटर के फील्ड में बोला जाता है। 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? तो BESK। ठीक है, BESK बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अगर BESK की फुल फॉर्म की बात करें तो यह है बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस। एस क्या है इसमें? सीक्वेंस, सीक्वेंस कैलकुलेटर। ठीक है, आगे चलते हैं। पेन ड्राइव का आविष्कार IBM द्वारा वर्ष कब किया गया था? तो पेन ड्राइव जो हम लगाते हैं इसका आविष्कार 1998 में IBM द्वारा किया गया है। 1988 क्यों फेमस है? क्योंकि इस साल CDEC की आपकी स्थापना पुणे में की गई थी। किसके अंतर्गत काम करता है? MEITY यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है? तो स्टीव जॉब्स। ठीक है, दो लोगों ने मिलकर, कौन कौन है? जैसे स्टीफन वॉजनेक तथा रोनाल्ड वैन ने मिलकर 1 अप्रैल 1976 को इसकी स्थापना की थी। एप्पल कंपनी द्वारा वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा एप्पल मोनोग्राम लोगो किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो यह 1998 में आरंभ किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी? देखिए अब स्थापना से काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कब की गई थी? 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट भी बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, बिग 4 इनको बोला जाता है दुनिया में। और संस्थापक कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन। और उसके कौन थे? एप्पल के एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। ठीक है, स्टीफन वॉजनेक और रोनाल्ड वैन ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। किसके साथ? स्टीव जॉब्स। आगे चलते हैं। बिल गेट्स ने 1975 में किसके साथ मिलकर? पॉल एलन के साथ मिलकर
माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना की थी? पॉल जी एलन। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। कहां पर की गई थी? आपका अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में। अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको, कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका। काफी इंपॉर्टेंट है। एप्पल ने वर्ष इसमें आईपैड मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में लॉन्च किया। तो आईपैड एप्पल ने कब लॉन्च किया था? 2010 में। और आईपैड मिनी को 2012 में। देखिए आईपैड मिनी अगर आपसे पूछे देखिएगा 2012, और सिंपल आईपॉड आईपैड 2010 में। संचार नेटवर्कों में अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए इसमें अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU की बात कर रहा है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना कब की गई है? बहुत पुरानी संस्था है, 1865 की। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। आगे चलते हैं। प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियां किस पर आधारित थी? वैक्यूम ट्यूब्स पर। इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सा है? थर्ड। ट्रांजिस्टर्स कौन सा है? फोर्थ। VLSI ट्रांजिस्टर कौन सा है? सेकंड। VLSI कौन सी है? फोर्थ। आगे चलते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात अब की जाएगी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। पहला प्रश्न देखते हैं। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो OCR बेसिकली होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जैसे OMR मैंने आपको SSC वाले वीडियो में बताया था, क्या था? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। जो हमारी OMR शीट्स होती हैं उसको बोला जाता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इसी तरह ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे चलते हैं। VDU, देखिए VDU की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है, इसको याद रखिएगा। VDU की फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है। क्या होता है VDU? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, और ये होता क्या है? ये आप एक मॉनिटर का टाइप होता है। 16 बिट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होते हैं? तो इसमें 65,536 रंग उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन है, ये थोड़ा फैक्चुअल प्रश्न है। कुंजियां कीबोर्ड की शीर्ष पंक्ति में मौजूद रहती है, तो कौन सी? आपने देखा होगा कीबोर्ड वगैरह जब पूरा हमारा रहता है, सबसे टॉप में फंक्शन कीज। ठीक है, फंक्शन कीज आपकी रहती है। ऑप्शन ए। जब मैं आपको यूपिटर प्लस वाली बुक कराऊंगा यूथ कंपटीशन की, उसमें फंक्शंस के की से काफी प्रश्न पूछे गए हैं, तो वहां पर भी हम डिस्कस करेंगे। अभी नीचे इसमें भी दिखेंगे। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन या कैड जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं? तो कैड में बेसिकली देखिए डिजाइन वगैरह किया जाता है किसी भी मैकेनिकल कंपोनेंट के पार्ट्स को, तो इसमें प्लॉटर का उपयोग आपको करना पड़ता है, प्लॉटर का। आगे देखते हैं। आमतौर पर एक क्वेटी कीबोर्ड में कुंजियां होती हैं, कितनी कुंजियां होती हैं? इसमें 104 कुंजियां आपकी होती है क्वेटी कीपैड में। देखिए क्वेटी जो आपका कीबोर्ड होता है उसके शुरू के 5 अक्षर के नाम पर इसका ये नाम रखा गया है। तो ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? तो क्या है आपका? स्कैनर। निम्नलिखित में कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो जो स्कैनर है ये आपका आउटपुट नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन याद करिएगा क्योंकि काफी ज्यादा पूछे रहते हैं। आप टेबल बना लीजिएगा दो अपने कहीं भी नोट्स में, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो जो पूछे जा रहे हैं उनको उसमें लिखते रहिए। निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? कंप्यूटर स्क्रीन है। माउस जो है, देखिए माउस आपका इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस में आता है। ठीक है, माइक्रोफोन जिसमें हम बोलते हैं माइक में, वो भी आपका इनपुट डिवाइस है। स्पीकर आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं, स्पीकर। आगे, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर, माउस, बारकोड रीडर और प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आपका आउटपुट डिवाइस है। पिक्सल है। पिक्सल क्या है? तो देखिए कोई भी जो इमेज होती है, कोई भी इमेज होती है वो छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें क्या बोला जाता है? पिक्सल्स। तो आप देखिए बोलेंगे भी जब आप जूम करते हैं तो यार पिक्सल इसके फट रहे हैं, इस फोटो के पिक्सल खराब हो रहे हैं। तो पिक्सल सबसे छोटा विभेद हिस्सा होता है आपका। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल ठीक होगा। 12वां देखते हैं। पिक्सल क्या है? आपका पिक्चर का सबसे छोटा रिजोल्यूशन भाग। ऑप्शन सी। तो ये 2 बार देखिए पूछा गया। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार का गैर संघट्ट प्रिंटर है? यानी मैंने आपको देखिए एसएससी वाले जो हमने वन लाइन में किए थे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर रहा है। देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर 2 टाइप के होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर बात करें तो इंक जेट प्रिंटर जो होता है आपका, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। इसमें जो इंक रिबन आपका होता है, इंक रिबन और
पेपर का डायरेक्ट इसमें कनेक्शन नहीं होता, इसीलिए नॉन इम्पैक्ट बोला जाता है। कौन कौन से इसके होते हैं? ये लेजर, जीरोग्राफिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक तथा इंकजेट तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। लाइन, डेजी व्हील और लेजर, लाइन, डेजी व्हील, लेजर और ड्रम, ये किसके प्रकार हैं? ये प्रिंटरों के प्रकार हैं। ठीक है। प्लॉटर का उपयोग किसमें किया जाता है? कैड में, यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन में। कंप्यूटर मॉनिटर को किसके नाम से भी जाना जाता है? हमने ऊपर बात करी थी, वीडीयू। क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टेलीविजन। हाँ, ये यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जा चुका है सीआरटी वाला, कि सीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। तो सीआरटी की फुल फॉर्म यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण है, इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। तो क्या बोला जाता है इसको? स्टाइलस। ठीक है, स्टाइलस। कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट किसके घटक हैं? तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है? मैग्नेटिक स्कैनर इनपुट है, लाइट पेन इनपुट है, ट्रैक बॉल इनपुट है, प्लॉटर आपका जो कैड में यूज किया जाता है, ये आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट कौन सा नहीं है? प्लॉटर। तो देखिए, प्लॉटर भी काफी बार बार पूछा जा रहा है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अभिज्ञान प्रौद्योगिकी यानी रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में ओएमआर का उपयोग होता है। इसमें एम क्या पूर्ण रूप क्या है? मैंने आपको क्या बताया था? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, तो मार्क आपका इसमें सही होगा। आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए निम्न में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो इसमें से पीपीएम यानी पेजेस पर मिनट, इसका उपयोग किया जाता। माउस और भी इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं, कौन कौन से? तो आपका जो स्कैनर है, ये आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। स्पीकर आउटपुट होता है, प्रिंटर भी आउटपुट है, माउस और स्कैनर आपके इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक कौन सी डिवाइस है? थोड़ा सा अलग है। तो ट्रैकर बॉल हमारा क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस का उपयोग किसके लिए होता है? तो बेसिकली जो हम देखने के लिए, डेटा को देखने या प्रिंट करने के लिए। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इनपुट आउटपुट तो सिंपल है, वैसे बहुत टफ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो आपका आउटपुट प्रिंटर है। माउस इनपुट है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, एमआईसीआर। आपने देखा होगा एमआईसीआर कोड भी होते हैं, माइक्रो कोड कहां पर लिखे रहते हैं? बैंक के चेक्स में। तो इसकी फुल फॉर्म भी हमें याद रखनी है, क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एक बार आईएफएससी कोड भी पूछ लिया था, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स कोड। ये एसएससी में आया था कि यहां पर एफ का मतलब क्या है? तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी ओसीआर, ये भी हमें याद रखना है, ओसीआर। आगे देखते हैं। एमआईसीआर जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक चेक्स में यूज किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट कीबोर्ड इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर आपका आउटपुट नहीं है, बल्कि इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण निर्गम युक्ति नहीं है, यानी आउटपुट नहीं है? तो क्या नहीं है? स्कैनर। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ट्रैक बॉल आपका इनपुट श्रेणी के अंतर्गत आता है, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? प्रोजेक्टर है, मॉनिटर है, प्रिंटर भी। स्कैनर आपका आउटपुट नहीं है, इनपुट डिवाइस है। डिजिटल इमेज के संदर्भ में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या? देखिए, आपने डीपीआई कहां पढ़ा होगा? जब आप कोई फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, तो उसमें आपने देखा होगा कि इसका साइज इतना बाय इतना होना चाहिए, इतने बाय इतने आपके पिक्सल होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। तो इसमें क्या होता है? डॉट्स पर इंच, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, डॉट्स पर इंच। ऑप्शन बी आपका इसमें ठीक होगा। और इसी तरह देखिए, पीपीआई क्या होता है आपका? पिक्सल्स पर इंच। ठीक है, पिक्सल्स पर इंच, ये भी देखिए नीचे आप पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार पीपीआई एक कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित छवि के 1 इंच के भीतर निहित एवं मुद्रित पिक्सल की संख्या को संदर्भित करता है। पीपीआई का पूर्ण रूप पिक्सल प्रति इंच है। 32वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो माउस आपका इनपुट डिवाइस है।
निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इसमें से ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, प्रोजेक्टर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, हेडफोन भी आपका आउटपुट है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है। देखिए प्लॉटर 4 से 5 बार आ गया है, तो इसको आप जरूर पढ़ के जाइए। पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो इसमें 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विंडोज कीबोर्ड में एस्केप कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता है, किसके लिए? एक चुनिंदा कमांड चलाने में एस्केप का उपयोग नहीं किया जाता। विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए एंटर का प्रयोग किया जाता है। स्विफ्ट की के संबंध में क्या सही नहीं है? यह एक एड ऑन ऐप है, यह एक इंटेलिजेंट कीबोर्ड है, नॉर्मल एंड्रॉयड कीबोर्ड के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है, यह वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता। यह वॉइस टाइपिंग को भी सपोर्ट करता है, तो आपका ऑप्शन डी इसने पूछा है, सही नहीं है, तो ये करता है, तो इसलिए डी आपका सही आंसर होगा। कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को किसकी मदद से घुमाया जाता है? तो माउस की मदद से। सिंपल है ये तो। आपका आईसीआर का पूरा नाम क्या है? ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब हमने क्या पढ़ा था? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन पढ़ा था, ओसीआर, एमआईसीआर पढ़ा था हमने। अब हम देख रहे हैं आईसीआर, इसका पूरा नाम क्या है? इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता? तो प्रिंटर जो है वो गणना का कार्य नहीं कर सकता। आउटपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। कौन सा मोबाइल फोन टच पैनल संवेदन या सेंसिंग तरीकों से संबंधित नहीं है? तो क्या? वॉइस रिकॉग्निशन आपका इससे संबंधित नहीं है। मोबाइल फोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में शामिल नहीं है, तो क्या कौन शामिल नहीं है? ध्वनि संप्रेषण इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड है। मॉनिटर जो है आपका ये आउटपुट डिवाइस है। 45वां देखते हैं। कंप्यूटर, स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उपकरण हैं? तो स्पीकर और हेडफोन ये आपके आउटपुट उपकरण है। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इनपुट आपका जॉयस्टिक है, ऑप्शन सी। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? जो हमारे यहाँ पहले डीवीडी चलती थी, अब तो नहीं चलती। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यानी ऑप्शन सी। और सीडी का पूरा नाम क्या होता है आपका? कॉम्पैक्ट डिस्क। आगे चलते हैं। डीवीडी उदाहरण है एक किसका? तो ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क का। और मूल रूप से 1960 के दशक के अंतर्गत या अंत में जेम्स टी रसेल ने पहली ऑप्टिकल डिस्क बनाई थी। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन सा इनपुट नहीं है? जो प्रोसेसर है ये आपका एक इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का घटक है? तो क्या है? रिजोल्यूशन। आप कहते हैं हम एचडी में मूवी देख रहे हैं, तो एचडी रिजोल्यूशन जिसमें बहुत साफ पिक्चर दिखती है। अब तो अल्ट्रा एचडी आ गया है, अब इवन 4K भी आ गया है, 4K टीवी। तो ये और आपकी रिजोल्यूशन यानी इमेज की गहराई को, डेप्थ को और बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो किसमें किया जाता है जायरोस्कोप का प्रयोग? कंप्यूटर के माउस में। किसने आविष्कार किया था? डगलस एंगलबर्ट ने। जायरोस्कोप सिद्धांत का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। किसमें नहीं किया जाता? इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन आपका एक इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से भिन्न विकल्पों का चुनाव करें। बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा और कॉम्पैक्ट डिस्क। तो देखिए जो इसमें आपका कीबोर्ड है ये आपकी इनपुट डिवाइस है, बाकी सारे इसमें स्टोरेज डिवाइस है। कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित 2 आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है? तो यह है आपका माउस, ऑप्शन सी। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्न में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो पीपीएम यानी पेजेस पर मिनट, ऑप्शन सी। सूचना प्रौद्योगिकी में ओसीआर का क्या मतलब है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, ऑप्शन ऑप्टिकल कैरेक्टर, ऑप्शन ए। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका उदाहरण है? ये आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। पंच कार्ड को क्या कहा जाता है? पंच कार्ड को होलोरिथ कार्ड भी कहा जाता है। ये अच्छा प्रश्न है। देखिए पंच कार्ड किसमें यूज हुए थे? जब सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था उसमें पंच कार्ड आपके यूज किए गए थे। इसको होलोरिथ या होलेरिथ कार्ड भी कहा जाता है।
टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किन कीज को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है? तो किसको कर सकते हो आप अगर बैक स्पेस दबाते हो तो उसको आप डिलीट कर सकते हो। इनमें से कौन सा यंत्र कंप्यूटर के लिए एक इनपुट तथा आउटपुट दोनों की भांति कार्य करता है? तो क्या करता है आपका मॉडेम, यानी इसकी फुल फॉर्म भी देखिए पूछी गई थी, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉडेम ऐसे लिखा जाता है, तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म होती है, इनसे मिलकर ये बना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडेम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। यह डेटा को एनालॉग से डिजिटल व डिजिटल से एनालॉग में रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन रूपांतरित करता है, तो माइक्रोफोन आपकी जो साउंड एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में शिफ्ट करता है या ट्रांसफॉर्म करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? और हाँ, लाउड स्पीकर भी देख सकते हैं, लाउड स्पीकर इसका ठीक उल्टा है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में और ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में माइक्रोफोन। कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर का एक घटक नहीं है? तो जो आपकी मेमोरी होती है ये कोई हार्डवेयर का घटक नहीं है। हार्ड कॉपी का तात्पर्य क्या होता है? हार्ड कॉपी का तात्पर्य होता है जो आपके हाथ में एक तरह से आ जाए प्रिंटर पर आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? जैसे आपके ऑनलाइन अवेलेबल होती है, पीडीएफ के रूप में होती है, वो जो आप ऑनलाइन देख सकते हैं वो आपकी सॉफ्ट कॉपी होती है। आगे देखते हैं, उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटरों में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है? क्या है? कीबोर्ड, ऑप्शन डी। अब बात करते हैं मेमोरी की, क्योंकि मेमोरी से देखिए फुल फॉर्म वगैरह बहुत पूछी जाती है, कैश मेमोरी, रैम, रोम, ई प्रोम, प्रोम क्या है, ये सब पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा संग्रहण साधन दृढ़ स्थायी रूप में स्थापित चुंबकीय डिस्क का उपयोग डेटा या सूचना संग्रहण हेतु करता है? तो कौन करता है? ये आपका फ्लॉपी डिस्क करता है, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है? तो जो आपकी प्रोम है ये कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप यहां पर देख सकते हैं प्रोम सहायक मेमोरी का भाग नहीं है, यह मुख्य मेमोरी का भाग है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी आपकी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी या सहायक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी वह मेमोरी यूनिट है जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है और हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, जैसे रोम, प्रोम और कैश मेमोरी। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी या सहायक मेमोरी की। सहायक मेमोरी में डेटा और सूचनाओं को बड़ी मात्रा में स्टोर करने के लिए किया जाता है, जैसे मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी इत्यादि। वॉर्म का पूर्ण रूप क्या है? इसका है बेसिकली राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अच्छा प्रश्न है, देखिए मेरे लिए भी नया है, मैंने भी नहीं पढ़ा था। रोम किससे बनी होती है? तो रोम इंटीग्रेटेड सर्किट या एकीकृत परिपथों से बनी होती है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन रोम का गुण नहीं है? रोम रीड ओनली मेमोरी का, तो ये क्या है? इसका गुण नहीं है, इसे वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। जी नहीं, वोलेटाइल मेमोरी के रूप में नहीं है, मेन मेमोरी होती है। कंप्यूटर में रैम में होती है क्या? आपकी मदरबोर्ड। कंप्यूटर में रैम आपकी मदरबोर्ड में होती है। फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम से ही समझ जाएंगे आप, ये एक अस्थायी मेमोरी है, अस्थायी। ऑप्शन यहां पर आप देख सकते हैं, यह एक अस्थायी मेमोरी है। मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी में संग्रहित उन प्रक्रियाओं की सूची को क्या कहा जाता है जो एग्जीक्यूट किए जाने के लिए तैयार एवं प्रतीक्षारत है? तो इसको क्या बोला जाता है? रेडी क्यू, रेडी क्यू, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो देखिए दोनों भी पढ़ लेते हैं हम एक बार, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या क्या होती है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है रीड ओनली मेमोरी, जिसमें डाटा को सुरक्षित रखने के लिए पावर का लगातार रहना आवश्यक है, या जिस मेमोरी का डाटा पावर ऑफ होने के बाद नष्ट हो जाता है, वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है, जैसे रैम। और अगर आपके स्टोरेज में हमेशा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? रोम, यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा को सुरक्षित रखने के लिए पावर का लगातार रहना आवश्यक नहीं है, या दूसरे शब्दों में जिस मेमोरी का डेटा पावर ऑफ होने के बाद भी सुरक्षित रहता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। तो जैसे कुछ चीजें हैं, अगर आप वो अपने मान लीजिए पीडीएफ को अपने कंप्यूटर में सेव किया, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि आपका जब आपने कंप्यूटर रात को शट डाउन किया, सुबह जब आप आए तो वो पीडीएफ वहां पर नहीं होता, वो पीडीएफ आपके कंप्यूटर की ड्राइव में सेफ रहता है। तो उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी जो आपने सेव किया वो हमेशा रहेगा, इसको बोला जाता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब कुछ जैसे साइट्स वगैरह होती हैं, आपने साइट खोली,
लेकिन अब तो देखिए, अगर आप क्रोम वगैरह भी खोलेंगे तो क्रोम वगैरह पूछता है कि रीस्टोर पेजेस, क्या हम पुराने पेजेस को रीस्टोर कर दें, यानी जो आपने कल खोले थे अगर आप सीधे उसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर नॉन वोलेटाइल मेमोरी आपका रोम होती है, जिसमें डेटा हमेशा रहता है। कैश मेमोरी कहां पर स्थित होती है, तो कैश मेमोरी आपके सीपीयू में स्थित होती है। ठीक है, इससे भी देखिए कैश मेमोरी से पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा प्रश्न हर बार बनते हैं, एक या दो प्रश्न आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है, तो रैम किस प्रकार की आपकी, ये रैम आपकी प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी आपकी प्राथमिक मेमोरी है। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है, हमने ऊपर पढ़ लिया, रैम। आगे चलते हैं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है, प्रोम। ऑप्शन 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है, तो इसकी संग्रहण क्षमता होती है 1.44 MB, 1.44 MB। यह एक एक्सटर्नल मेमोरी है, यह द्वितीय श्रेणी की मेमोरी है। फिर फ्लॉपी डिस्क आपको पता है, जो मूवीज वगैरह हम रखते थे कंप्यूटर में, आपने कॉपी की फिर निकाल के रख ली, तो एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, आपके कंप्यूटर में वो स्टोर नहीं होती। निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी को एक बार यूजर द्वारा प्रोग्राम किया जा सकता है और फिर उसे मिटाया जा सकता है, और पुनः प्रोग्राम इसको नहीं कर सकते, तो किसको, रीड ओनली मेमोरी का पुनः प्रोग्राम नहीं कर सकते। नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर की संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है, किसको, चालू ना होने पर भी। ठीक है, चालू ना होने पर भी संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है, जो सेव हो गया वो उसमें हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है, तो हमने 3 से 4 बार देख लिया, क्या है, रीड ओनली मेमोरी। निम्नलिखित में कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी है, तो वोलेटाइल क्या है, मैंने आपको बताया था, जो जल्दी से अस्थायी मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी के अन्य उदाहरण कैश मेमोरी है। इन दोनों ही डिवाइस में जमा होने वाला सभी डेटा अस्थिर होता है और कंप्यूटर के बंद होते ही दोनों डिवाइस पूरी तरह से आपके खाली हो जाती है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, तो हार्ड डिस्क आपकी जो है ये द्वितीयक या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है, तो ये आपके सेकेंडरी स्टोरेज का एक उदाहरण है, द्वितीयक स्टोरेज। निम्नलिखित में कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण या स्टोरेज डिवाइस अब प्रचलित हुआ है, तो क्या है, फ्लॉपी। इसकी भंडारण क्षमता 1.44 से 2.88 MB होती है, वो साइज पर निर्भर करता है। ब्लूरे डिस्क क्या है, तो ब्लूरे डिस्क आपकी एक डेटा संग्रहण प्रणाली है। ब्लूरे डिस्क की एकल परत की क्षमता 25 GB तक होती है। कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहण या स्टोरेज के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता, तो बात कर रहा है आपसे स्टोरेज के लिए। तो देखिए, जो एडर होता है, एडर का काम योजक का होता है, ठीक है, जोड़ने का, दो बाइनरी संख्याओं को जोड़ने का काम एडर आपका करता है, तो ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर ठीक होगा। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है कंप्यूटर की, तो सबसे तेज मेमोरी आपकी रजिस्टर मेमोरी होती है। रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है, इसके पश्चात कैश मेमोरी का नंबर आता है, तो सबसे तेज ये। अगर ऑप्शन में ये ना हो तो क्या लगाएंगे, कैश मेमोरी। निम्न में कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है, तो क्या नहीं है, जो प्लॉटर है, प्लॉटर मेमोरी से संबंधित नहीं है। ये मैंने आपको बताया था, कैड वगैरह में यूज किया जाता है, आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी में तो ये आता ही नहीं है। सी मॉस क्या होता है आपका, सी मॉस आपका कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। जैसे मॉसफेट होता है आपका, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से जिन्होंने बीटेक किया होगा वो जानते होंगे, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसी तरह आपका सीमॉस होता है, तो सीमॉस की फुल फॉर्म क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अगर मॉसफेट पूछ ले, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो इसका क्या सही उत्तर होगा, बैटरी चलित मेमोरी चिप, जो मदरबोर्ड में प्रयोग की जाती है। एमएमयू का क्या विस्तार है, एमएमयू होता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ऑप्शन बी। कैश मेमोरी क्या होती है, तो कैश मेमोरी होती है आपकी रैम, यानी वोलेटाइल मेमोरी, जो कंप्यूटर बंद होते ही खत्म हो जाती है, और ये इसकी स्पीड काफी होती है क्योंकि ये डेटा को काफी तेज प्रोसेस करती है। कैश मेमोरी का प्रदर्शन अक्सर नामक एक मात्रा के संदर्भ में मापा जाता है, तो किसके संदर्भ में, हिट रेशियो, ठीक है, हिट रेशियो, इसको याद रखना है, थोड़ा नया टर्म है हमारे लिए। तो कैश मेमोरी का जो परफॉर्मेंस है वो अक्सर हिट रेशियो की मात्रा के संदर्भ में मापा जाता है। 29वां देखते हैं, एक विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली कौन सी है, तो हम इसमें देखिए रजिस्टर नहीं है ऑप्शन में, तो क्या लगाएंगे, कैश।
उच्च कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का क्या नाम है? ऑप्शन ए कैश। कंप्यूटर सिस्टम में कैश का प्रयोग बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है आपका? ये बढ़ाता है मेमोरी तक पहुंच बढ़ाने के लिए उपयुक्त स्पीड, आपकी उपलब्ध स्पीड को। ऑप्शन सी। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क में आपका लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? तो किसको संशोधित नहीं कर सकते? रीड ओनली मेमोरी को। हमने ऊपर भी इस तरीके का प्रश्न पढ़ा था। रैम तो मैं आपको बता चुका हूं, वोलेटाइल मेमोरी होती है, स्पीड इसकी काफी अच्छी होती है, लेकिन इसमें स्टोर डेटा जैसे ही कंप्यूटर आप बंद करेंगे खत्म हो जाएगा। कंप्यूटर की शब्दावली भाषा में प्राथमिक संचयन या प्राइमरी स्टोरेज का क्या अर्थ है? तो प्राइमरी स्टोरेज आपकी कौन सी होगी? आपकी जो रैम होगी, आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अल्पकालिक मेमोरी के रूप में रैम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी बेसिकली क्या है आपकी, यह परिवर्तनशील या चेंजेबल है। एक हार्डवेयर उपकरण डिवाइस है जो आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है और सीपीयू की आंतरिक स्मृति के रूप में या इंटरनल मेमोरी के रूप में कार्य करता है। तो कौन सा होता है मदरबोर्ड पर स्थित? हमने ऊपर देखा था रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प द्वितीयक भंडारण उपकरण नहीं है या सेकेंडरी स्टोरेज उपकरण नहीं है? क्या नहीं है? आपका रैम। रैम क्या है? आपका प्राइमरी स्टोरेज है। कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीडी रोम क्या है? तो सीडी रोम आपकी एक स्टोरेज डिवाइस है। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? हार्ड डिस्क, सीडी रोम, फ्लैश, मॉडेम आपका कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है। इसका काम क्या था? मैंने आपको बताया था, सिग्नल्स को ट्रांसफॉर्म करना, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का क्या नाम है? आ गया मॉडेम, यानी मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। कंप्यूटर का वह भाग जहां आंकड़े तथा विनिर्देश संचित किए जाते हैं क्या बोला जाता है? एमयू, यानी मेमोरी यूनिट में। कितनी तरीके की होती है? दो तरीके की, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी, सॉरी सेकेंडरी मेमोरी। अर्धचालक की रीड ओनली मेमोरी मूल रूप से है क्या है? एक संयोजित तर्क परिपथ, एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। आस्काई कोडिंग ने आस्काई की फुल फॉर्म पूछी थी, मैंने बताई थी आपको, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ने कंप्यूटर के उपयोग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला एवं चिन्ह द्विआधारी कूट को निश्चित किया, जो विश्व के करीबन सभी भाषाओं के लिए कोड निश्चित करता है। यह और 1,00,000 संप्रीतकों से भी अधिक चिन्हों को सुनिश्चित भी करता है। यह इस नए मानक को क्या बोला जाता है? इस नए मानक को बोला जाता है यूनिकोड। ठीक है, यूनिकोड आपने देखा भी होगा, अगर आपने काम किया हो थोड़ा सा वर्ड वगैरह में, तो एरियल यूनिकोड वगैरह लिखा भी रहता है। ई प्रोम का क्या अर्थ है? मैंने आपको बताया था, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आपका ऑप्शन ए ही ठीक है। एक और लग गया इसमें ई, अगर आगे ई प्रोम भी होता है तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे देखते हैं, कंप्यूटर शब्दावली में ई प्रोम का क्या अर्थ है? हमने बात कर ली है ऊपर, आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। परिवर्तित डेटा को स्टोर करने के लिए इनमें से किस मेमोरी का उपयोग होगा? जो आपका परिवर्तित डेटा है इसके लिए इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का उपयोग होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी होती है? तो कौन से कंप्यूटर में? अत्यधिक वृहत मेमोरी का भ्रम। ऑप्शन सी। एक माइक्रो प्रोसेसर 24 एड्रेस लाइंस तथा 32 डेटा लाइन है उसमें। यदि वह माइक्रो प्रोसेसर 10 बिट्स वाला ऑप कोड प्रयोग करता है तो मेमोरी बफर रजिस्टर का आकार कितना होगा? तो यह आकार होगा आपका 32 बिट का। आगे चलते हैं, 50वां, इनमें से कौन सा कंप्यूटर निर्माण में कोई शब्द आकार नहीं है? तो कौन सा निर्माण में कोई शब्द आकार नहीं है? आपका जो 28 है ये कोई नहीं होता, आपका 64 बिट होगा, 16 बिट होगा, 8 बिट होगा, 8, ठीक है, 8 बिट की मेमोरी होगी। तो 28 बिट की कोई मेमोरी आपकी नहीं होती। ठीक है, इस पार्ट में हम केवल यहीं तक डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं आपको सेकंड पार्ट में पूरा, इसमें 13 चैप्टर तक है, वो सारे कवर कराऊंगा, क्योंकि एक में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोगों के लिए भी दिक्कत है।
ठीक है, बाकी सारा मैं इसमें सेकंड पार्ट में आपको पूरा कवर करा दूंगा, क्योंकि कुछ चीजें हमें छोड़नी भी हैं जो हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है वीडियो के लिए, फालतू में उनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। सेकंड पार्ट में बहुत जल्द आपके लिए ले आऊंगा। थैंक यू सो मच।